1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए डिजिटल करेंसी यानी ई रूपी को लॉन्च कर दिया। हालांकि अभी इसे सिर्फ पायलट बेसिस पर बैंक लेवल पर ही लॉन्च किया गया है इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन जल्द ही इसे फेज्ड मैनर में आम जनता के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि कैसे एक जमाने में बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। फिर आई मेटल्स करेंसी और उसके बाद पेपर करेंसी। लेकिन इसके बाद का बदलाव जो अब होने जा रहा है उसके साक्षी होंगे हम सब, जब मनी या पैसा अपने नए अवतार यानी डिजिटल करेंसी के रूप में हमारे सामने आएगा। आखिर क्या है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी या ई रूपी, और ये कैसे अलग है फिजिकल कैश से या क्रिप्टो करेंसी से या बैंक में जमा पैसे से, और ये कैसे काम करेगा, इसके क्या फायदे हैं, जानेंगे ये सब व और भी बहुत कुछ इस वीडियो में। सीबीडीसी या ई रूपी किसी भी फिजिकल करेंसी की तरह ही एक लीगल टेंडर होगा, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। जैसा कि आपने देखा होगा कि सभी बैंक नोट्स पर एक प्रॉमिसरी क्लॉज लिखा होता है आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इश्यूअर यानी आरबीआई की ये लायबिलिटी है या जिम्मेदारी है या उनका ये दायित्व है कि वो धारक यानी जिसके पास भी वो नोट है उसको जिस भी डिनोमिनेशन जैसे 100, 500, 2000 का वो नोट है उतनी वैल्यू देना सुनिश्चित करे। और चूंकि ई रूपी भी आरबीआई द्वारा इशू किया जाएगा, ये भी आरबीआई की ही लायबिलिटी होगी और ये आरबीआई की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा। वही बैंक डिपॉजिट्स यानी जो पैसा हम बैंक्स में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में रखते हैं वो उस पर्टिकुलर बैंक की लायबिलिटी होती है और उनके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आती है, ना कि आरबीआई की बैलेंस शीट में। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक बैंक कभी भी दिवालिया हो सकती है और डिपॉजिटर्स का पैसा देने से मना भी कर सकती है, लेकिन आरबीआई कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर सकती। इसीलिए ई रूपी बैंक डिपॉजिट्स की तुलना में काफी सेफ है, बिल्कुल फिजिकल कैश जितना सेफ। दरअसल ई रूपी में लेन देन करने के लिए हमें किसी बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं होगी। तो क्या ई रूपी या सीबीडीसी पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा? इसको समझने के लिए और कैसे ये बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट के भी काम करेगा, ये जानने से पहले हमें समझना होगा ई रूपी का कंप्लीट कंसेप्ट। दरअसल ई रूपी दो प्रकार का होगा। एक आम जनता के लिए ई रूपी रिटेल जो शायद महीने भर में लॉन्च हो जाएगा, और दूसरा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ई रूपी होलसेल जो कि ऑलरेडी 1 नवंबर को लॉन्च हो गया है। ई रूपी को मैनेज करने के लिए दो तरह के मॉडल्स हो सकते हैं। पहला है सिंगल टीयर मॉडल या डायरेक्ट मॉडल, जिसमें सेंट्रल बैंक ही सब कुछ मैनेज करती है, जैसे इश्यूएंस, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रीवेंस हैंडलिंग, सब कुछ। दूसरा है 2 टीयर मॉडल यानी इनडायरेक्ट मॉडल, जिसमें सेंट्रल बैंक करेंसी इश्यू करती है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रीवेंस हैंडलिंग जो भी मतलब पब्लिक डीलिंग वाला काम है वो सारा कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई बैंक्स द्वारा मैनेज किया जाता है। और इंडिया में इनडायरेक्ट मॉडल को ही अपनाया जाएगा ई रूपी को मैनेज करने के लिए, जैसा कि फिजिकल करेंसी के केस में भी होता है। आरबीआई इशू करती है और बाकी सारी पब्लिक डीलिंग बैंक्स करती है। एक और क्लासिफिकेशन है ई रूपी का, अकाउंट बेस्ड वर्सेस टोकन बेस्ड। ई रूपी होलसेल अकाउंट बेस्ड होगा, जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस का क्लियर रिकॉर्ड और अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाएगा। वहीं ई रूपी रिटेल टोकन बेस्ड होगा और किसी भी नॉर्मल फिजिकल नोट की तरह बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी जिसके पास भी वो टोकन होगा वो ही उस पैसे का मालिक होगा। टोकन बेस्ड ई रूपी होने के कारण इसमें ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी संभव होगा, यानी इसमें बिना स्मार्टफोन या बिना इंटरनेट के भी ट्रांजैक्शन हो पाएगा, जैसे एसएमएस के जरिए। इसके अलावा इसमें इंटरबैंक सेटलमेंट की भी कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे हम
फिजिकल कैश का एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं तो किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक वैसे ही ई रूपी में भी फाइनल सेटलमेंट वहीं हो जाएगा, हाथों हाथ ट्रांजैक्शन होते ही, बिना किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट के। फिजिकल कैश का एक महत्वपूर्ण फीचर होता है एनोनिमिटी, यानी कैश ट्रांजैक्शन किन हाथों से होकर गुजरा है इसको ट्रेस करना संभव नहीं होता। लेकिन आरबीआई ने अपने कंसेप्ट पेपर में यह स्वीकार किया है कि उस तरह की कंप्लीट एनोनिमिटी ई रूपी में संभव नहीं है। जाहिर है डिजिटल ट्रांजैक्शंस की कुछ न कुछ तो ट्रेल रहेगी ही रहेगी, लेकिन चूंकि आरबीआई ई रूपी को जितना संभव हो फिजिकल करेंसी के विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है, इसीलिए ई रूपी रिटेल जो कि टोकन बेस्ड होगा उसमें काफी हद तक एनोनिमिटी और प्राइवेसी को मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। ई रूपी ना सिर्फ वर्तमान में प्रचलित सभी तरह के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे वगैरह के साथ लेन देन करने में सक्षम होगा, बल्कि इससे क्रॉस बॉर्डर या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी बहुत आसान हो जाएंगे जब और कंट्रीज भी अपना अपना सीबीडीसी लॉन्च कर देंगे तब। ई रूपी में क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी के यूज के कारण ये बाकी सारे एग्जिस्टिंग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में तकनीकी तरीके से भी ज्यादा सेफ होगा। इसके अलावा ई रूपी में प्रोग्रामेबिलिटी या कंडीशनल पेमेंट का फीचर डालने की भी संभावना होगी, जिसका उपयोग सरकार की उन सभी योजनाओं में किया जा सकेगा जिसके अंदर सरकार किसी विशेष उद्देश्य के लिए विशेष नागरिकों को पैसा देना चाहती है। जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी अगर प्रोग्रामेबल ई रूपी के रूप में किसानों को दी जाए तो उसका प्रयोग फर्टिलाइजर खरीदने में ही किया जा सकेगा, या स्टूडेंट्स को दी जाने वाली स्कॉलरशिप सिर्फ उनके ट्यूशन फीस के पेमेंट में ही यूज हो सकेगी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट की। ई रूपी या सीबीडीसी पर इंटरेस्ट देने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। पहला फायदा तो यह है कि इंटरेस्ट देने से ई रूपी काफी आकर्षक हो जाएगा और लोग जल्द ही डिजिटल करेंसी में शिफ्ट होने लग जाएंगे। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बेहतर हो जाएगा, यानी अभी जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इंटरेस्ट रेट्स कम करती है तो कई बार बैंक्स उसका पूरा फायदा कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर आरबीआई ई रूपी पर इंटरेस्ट दे तो वो इस इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करके प्रॉपर ट्रांसमिशन कर पाएगी और बैंक्स को भी उसके अनुसार अपनी डिपॉजिट रेट्स को चेंज करना पड़ेगा डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इसका एक नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि अगर आरबीआई द्वारा गारंटेड ई रूपी पर इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा तो लोग बैंक्स में पैसा रखना कम कर देंगे और इससे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, ई रूपी में इंटरेस्ट देने का मतलब होगा ये बैंक डिपॉजिट्स का विकल्प बन जाएगा, ना कि फिजिकल कैश का, जबकि आरबीआई ई रूपी को फिजिकल कैश के विकल्प के रूप में लेकर आना चाहती है और इसी कारण आरबीआई ने ई रूपी पर कोई इंटरेस्ट नहीं देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, क्या ई रूपी को आरबीआई का बिटकॉइन कह सकते हैं? शायद कुछ हद तक, लेकिन ये काफी अलग है बिटकॉइन जैसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से। पहला तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को कोई सेंट्रल एजेंसी ओन नहीं करती है, ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जबकि ई रूपी एक लीगल टेंडर है और इस पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा आरबीआई का। दूसरा, बिटकॉइन की रेट्स काफी फ्लक्चुएट करती है और लोग इसको करेंसी के हिसाब से कम और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज्यादा खरीदते हैं, जबकि ई रूपी की वैल्यू फिजिकल करेंसी की वैल्यू के हमेशा बराबर रहेगी। तीसरा, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को माइन करके भी कमाया जा सकता है, ऐसा कोई विकल्प ई रूपी में नहीं होगा। दरअसल बिना किसी सरकार के या मॉनेटरी अथॉरिटी के कंट्रोल के चल रही क्रिप्टो करेंसी से ना सिर्फ ब्लैक मनी और टेरर फाइनेंसिंग की रिस्क हो जाती है, बल्कि इसमें छोटे निवेशकों का भी नुकसान हो सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि आरबीआई ई रूपी को लेकर आई है
प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के एक बेहतर विकल्प के रूप में। इसके अलावा फिजिकल कैश मैनेजमेंट में लगने वाली कॉस्ट में कमी भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है ई रूपी जैसा विकल्प लाने के पीछे। एक और फायदा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऐसे किसान भाई या गरीब लोग जिनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है, जब वो ई रूपी में लेन देन करना शुरू करेंगे तो उनकी एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्रिएट होगी और उसके बेसिस पर उनको बैंक से लोन मिलने में भी मदद होगी। इसके अलावा ई रूपी में होने वाले ट्रांजैक्शन से जो डेटा जनरेट होगा उससे आरबीआई को अपनी पॉलिसी बनाने में भी काफी मदद मिलेगी। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, अगर ई रूपी या डिजिटल करेंसी के इतने फायदे हैं तो क्या आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने में बहुत देर तो नहीं कर दी? बिल्कुल नहीं। अभी तक सिर्फ बहामास और जमैका जैसे करीब 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। तो क्या आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने में बहुत जल्दी कर दी? नहीं। इन 10 कंट्रीज के अलावा 17 और कंट्रीज हैं जिनमें चाइना और साउथ कोरिया भी शामिल है, जिनकी डिजिटल करेंसी ऑलरेडी पायलट स्टेज या लॉन्च स्टेज पे है और करीब 105 कंट्रीज इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मीनिंग वी आर नाइदर अर्ली नॉर लेट। हां, लेकिन इतना जरूर है कि डिजिटल करेंसी का कंसेप्ट काफी नया है, इसीलिए इसमें जरूरत के हिसाब से काफी चेंजेस हो सकते हैं आने वाले समय में। और इसका फाइनल स्वरूप क्या रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद और जय हिंद।